जादुई लिपस्टिक का जादू। एक गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। उसके बड़े बड़े होठ और नाक चपटी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। कोमल की छोटी बहन भी थी जिसका नाम था जूही, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपने सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो भी कोमल को उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊँ? बताओ कोमल, तुम्हारे लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ, काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी। माँ देखो माँ, जूही मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। जूही, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। चलो माफी मांगो दीदी से। माँ मैंने गलत क्या बोला? मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर भी लोग कोमल का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन कोमल बंदरों को केला खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन मालती और गोपाल वहां आए और बोले, अरे देखो देखो, काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। है तो ये जानवर, पर तुम जैसे इंसानों से तो अच्छे हैं। कम से कम ये किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तो ठीक है, फिर तुम भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाओ। कोमल को जानवरों के प्रति बहुत प्रेम था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती तो कभी बिल्ली को दूध पिलाती। ऐसे ही एक दिन कोमल सुबह सुबह जंगल घूमने गई। तभी उसने एक चिड़िया को घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। कोमल को उस पर दया आ गई। फिर भागी और चिड़िया को उठाकर वो अपने घर ले आई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी दिया। कुछ दिनों के बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो कोमल उसे छोड़ने जंगल पहुंची। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप ले लिया। यह देख कोमल आश्चर्य से उस परी को देखने लगी। तभी परी बोली, मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। रानी परी कोमल को वो लिपस्टिक देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। क्या सच में जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगा? अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। कोमल ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया तो वो सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। अब लिपस्टिक की मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। कोमल मन में बदले की भावना लिए लिपस्टिक को लेकर गांव पहुंची। तभी रास्ते में उसने देखा मालती सज धज कर अपने होने वाले पति सुरेश से मिलने जा रही थी। कोमल उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची। मालती पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बंधने जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाने मसूरी जाएंगे। कितना मजा आएगा। हाँ, मसूरी बहुत खूबसूरत जगह है। मेरी होने वाली खूबसूरत बेबी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। हम वहाँ जरूर जाएंगे। कोमल एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। इस मालती ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसे अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर कोमल जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर कहती है, मालती को 60 साल की बुढ़िया बना दो। कोमल के इतना कहते ही मालती 60 साल की बुढ़िया में बदल गई। अरे, ये अम्मा कहाँ से आ गई? मालती, कहाँ हो तुम? अरे सुरेश, मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी मालती। मैं एक बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा। यह कहकर सुरेश बूढ़ी औरत बनी मालती को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुरेश, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वापस लौट आओ। इस मालती की बच्ची को तो सबक सिखा दिया, अब बस गोपाल की बारी है। फिर कोमल गोपाल को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंची।
गोपाल घर के हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी कोमल चुपके से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, गोपाल को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही गोपाल एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी मदन गोपाल की माँ को आवाज देते हुए बोला, आंटी जी जल्दी से बाहर आइए, देखिए घर में भिखारी घुस गया है और ये बैठकर चाय और नाश्ता कर रहा है। इतने में गोपाल की माँ कमरे से बाहर आई। अरे भिखारी घर में घुस आया, यहाँ से बाहर निकल जा। ऐसा कहते हुए उन्होंने गोपाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देख कोमल मन ही मन बहुत खुश हुई। अब गोपाल को तो सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन जूही की बारी है। कोमल जब घर पहुंची, जूही कमरे में बैठकर अपने बाल संवारते हुए बोली, अरे आ गई तो कहाँ थी काली बंदरिया। यह कहते हुए जूही ने जैसे ही कोमल को देखा तो हैरान रह गई। अरे तो गोरी कैसे बन गई, बता मुझे। अभी बताती हूँ तुझे, रुको जरा। फिर कोमल झट से जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर बोली, इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले कि जूही कुछ समझ पाती, जूही बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। अरे मेरे गोरे रंग को क्या हो गया और मैं इतनी काली कैसे हो गई। इस तरह जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, एक एक करके कोमल ने सबसे बदला लिया। गांव के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन रानी परी पूरे गांव के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वह नीचे उतरी और गांव वालों से उनके रोने का कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? कोमल पता नहीं कहाँ से जादू टोना सीख कर आई है। एक को तो बुढ़िया और दूसरे को भिखारी बना दिया। अब पता नहीं कोमल की शादी कैसे होगी। यह सुनकर रानी परी बहुत क्रोधित हो गई और वह तुरंत कोमल के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें अपनी जादुई लिपस्टिक से लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वह कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन कोमल, तुम्हारा यह तरीका गलत है उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का। मैंने जादुई लिपस्टिक तुम्हें यह सोचकर दिया था कि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी। परी की यह बात सुन कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने परी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने जादू को वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। उसके बाद परी लिपस्टिक के जादू से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर रानी परी को धन्यवाद करते हैं और कोमल से किए गए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। परी अपनी जादुई लिपस्टिक को लेकर परी लोग वापस लौट जाती है। वहीं कोमल अपनी बहन जूही और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई ट्यून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ के राजा सूर्य प्रताप के घर 2 राजकुमार के बाद एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी का जन्म हुआ।
जिसकी सुंदर नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी के जन्म से राजा और रानी से लेकर महल का हर इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था। जल्द ही राजकुमारी का नामकरण का भी दिन आ गया। महल को बहुत अच्छे से सजाया गया और उस दिन एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उस सभा में राजा ने परी लोक की सारी परियों को भी आमंत्रित किया और उस प्यारी नन्ही राजकुमारी का नाम रखा गया सिंड्रेला। बहुत अच्छे से समारोह संपन्न हुआ। महारानी, इतनी शानदार और भव्य समारोह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी परियां आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। परियों, परंपरा के अनुसार आप कृपा करके हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बताइए कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। महारानी साहिबा, हम स्पष्ट रूप से तो आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमें लगता है कि आपकी प्यारी राजकुमारी बेटी भविष्य में अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपकी बेटी के भविष्य में दुख के सिवा हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना बोलकर सभी परियां वहां से चली जाती हैं। यह सुनकर राजा रानी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी से सलाह लेते हैं। राजा की समस्या का हल नहीं निकल पाता है। महारानी अपनी बेटी सिंड्रेला के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी को यूँ रोता देखकर राजा कहते हैं, महारानी, अब एक ही व्यक्ति है जो हमारी समस्या का हल बता सकता है। राजा महारानी को अपने साथ एक घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े साधु अकेले जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। साधु राजा और रानी को पहचान लेता है। महाराज और महारानी, आप दोनों यहाँ सब ठीक है ना? फिर महाराज ने रोते हुए साधु को अपनी बेटी सिंड्रेला के बारे में बताते हैं और परी द्वारा कही हुई बातें भी उन्हें बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए। कृपा करके हमारे समस्याओं का हल बताए। हम वहाँ से ये प्रार्थना लेकर आए हैं। उसके बाद वह साधु रानी से कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर केंद्रित कर देना चाहिए और उसे वहाँ से कभी बाहर नहीं आने देना चाहिए। महारानी ने साधु को इनाम देकर वहाँ से महल में लौट आती है और फिर सिंड्रेला के लिए एक सुनसान जगह पर बहुत ऊंचा घर बनवाया जाता है, जहाँ सिंड्रेला को रखा जाता है। राजा उनके दोनों बेटे अक्सर सिंड्रेला से मिलने वहां आते रहते थे, लेकिन सिंड्रेला को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सिंड्रेला के बड़े भाई का नाम राजकुमार सम्राट था और छोटे राजकुमार का नाम विराट था। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और तीनों भाई बहन बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े हो गए और बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। राजा रानी की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक था, हर कोई दुखी था। सिंड्रेला भी अपने माता पिता के चले जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सम्राट उनकी गद्दी पर बैठ गए। एक दिन राजकुमार सम्राट से उनके छोटे भाई विराट कहते हैं, भैया, अब इस राज्य के राजा हम दोनों भाई हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपनी बहन को उस केंद्र से बाहर निकाल ले। आखिर वह कब तक उस केंद्र में अकेले रहेगी? आखिर उसकी विवाह की उम्र हो गई है। ठीक है, चलो। भैया, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। भैया, कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, नहीं रहना चाहती हूँ मैं यहाँ। फिक्र मत करो मेरी बहन, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। तुम्हारी शादी जल्द ही किसी आलीशान राज्य में बड़े धूमधाम से करेंगे। और फिर दोनों भाई सिंड्रेला को बाहर लेकर आ जाते हैं। सिंड्रेला ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। उसने जब बगीचों में हर तरफ सुंदर सुंदर फूल और नदी देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने एक सुंदर से मोर को पंख फैलाए हुए देखा। वो तो बहुत ही सुंदर चीज है, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बहन को इतना प्यार आ रहा है? अरे ये क्या? ये तो मोर है। ये एक बहुत सुंदर जीव है, मोर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मैं कसम खाती हूँ
मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोरों के राजा से ही और किसी से नहीं करूंगी। सिमरेला, आखिर हमें मोरों का राजा कहाँ मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं मोरों के राजा के सिवा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। दोनों भाई अपनी बहन की जिद से बहुत ही चिंतित हो गए। काफी सोचने के बाद दोनों भाई ने फैसला किया कि वो मोरों के राजा को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी बहन की एक तस्वीर ली और अपने साथ रख लिया। मेरी बहन, हम दोनों भाई तुम्हारे लिए मोरों का राजा तलाश करने जा रहे हैं। तब तक तुम इस महल का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है भैया, आप निश्चित होकर जाइए। मैं वादा करती हूँ मैं आपके राज्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। दोनों भाई अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े। वो लोग काफी दिनों तक चलते रहे और बहुत दूर निकल गए। उन्होंने हर जगह मोरों के राजा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। काफी दिन बीत गए। अंत में वो दोनों भाई एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ मोर ही था। हर पेड़ पर मोर बैठा था। दोनों भाई उस राज्य के अंदर गए और मोरों की नगरी में पहुंच चुके थे। तभी उधर से मोरों के राजा की सवारी आ रही थी। राजा अद्भुत सुंदर थे। उनके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी और उसके रथ को बेहद ही खूबसूरत मोर खींच रहे थे। तभी मोरों के राजा उनके पास आए। तुम दोनों यहाँ पर अजनबी लगते हो। तुम दोनों कौन हो नौजवान? महाराज, यह मेरे बड़े भाई है और यह भी आपकी तरह एक राजा है और मैं इनका छोटा भाई हूँ। और यह मेरी बहन की तस्वीर है, राजकुमारी सिमरेला की। महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं। दरअसल मेरी बहन आपसे विवाह करना चाहती है। क्या आप मेरी बहन के साथ विवाह करना स्वीकार करेंगे? तुम्हारी बहन तो वाकई में खूबसूरत है और उसके सुनहरे बाल सोने जैसे चमक रहे हैं। लेकिन तुम्हारी बहन का क्या वह भी बालों की तरह सोने सा दयालु है? उसका दिल तो उसके सूरज से भी ज्यादा अच्छा है। महाराज, तो ठीक है, मैं आपकी बहन के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। और हाँ, वह जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अगर तुम्हारी बहन घमंडी और लालची निकली तो इसका तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं महाराज, हम आपकी बातों से सहमत है। और फिर मोरों के राजा दोनों भाई को बड़े ही सम्मान के साथ महल में रहने का प्रबंध करते हैं। इधर जल्द ही राजकुमारी सिंड्रेला को अपने भाई द्वारा भेजा गया पत्र मिलता है कि मोरों का राजा मिल गया है और जल्द ही वह उनसे विवाह करने वाले हैं। उन्होंने विवाह के लिए उन्हें मोरों के राज्य में बुलाया है। यह खबर सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी खास दासी को गले लगाकर बोलती है, दोनों भाई को मोरों के राजा मिल गया और उन्होंने मुझे विवाह के लिए अपने पास बुलाया है। सिंड्रेला अपने राज्य की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद मंत्री को सौंपकर मोरों के राजा से मिलने निकल जाती है। वह अपने साथ एक दासी और उसकी एक बेटी और अपना एक प्यारा सा तोता लेकर जाती है। वे लोग नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते से निकल जाते हैं। रात होने पर जब सिंड्रेला और उसका तोता सो जाता है, तब वह दुष्ट दासी ने अपने प्लान के मुताबिक राजकुमारी सिंड्रेला को उसके गद्दे के साथ पानी में फेंक देती है। खुशकिस्मती से राजकुमारी का गद्दा पक्षियों के पंखों से बना था और वह पानी में तैरता रहता है और वह पानी में नहीं डूबता है। काफी देर बाद जब सिंड्रेला की आंखें खुलती है तो वह हैरान रह जाती है कि उसने हमारे साथ धोखा किया। इधर दुष्ट दासी और उसकी बेटी काफी आगे निकल चुकी थी। हम मोरों के राजा के शहर में पहुंचने ही वाले हैं कि दासी ने अपनी बेटी को राजकुमारी सिंड्रेला की सबसे सुंदर गाउन पहना देती है और उसने सिंड्रेला के सारे गहने भी पहन लिए। जल्द ही वे लोग मोरों के राजा के तट पर पहुंच गए। वहां मोरों के राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही उनके स्वागत में खड़े थे। चलो जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना याद रखना मैं तुम सबके सिर कटवा दूंगी। ये राजकुमारी तो बहुत ही बुरी है और इसकी तो सुनहरे बाल भी नहीं है। सही कहा तुमने, ये हमारे राजा के लिए कैसी दुल्हन आई है।
बहुत धूमधाम से दासी और उसकी बेटी को महल तक लाया गया। इधर सिंड्रेला और उसका तोता तैरते हुए उस गद्दे की मदद से मोरों के राज्य के तट तक पहुंच गए। चलो दोस्त, मुझे जल्दी से मोरों के राजा के पास ले चलो। मेरे प्यारे तोते, जल्दी करो। उधर दासी और उसकी बेटी मोरों के राजा के पास पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही मोरों के राजा और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे थे। वही नकली राजकुमारी बगीचे से बाहर निकली और एक मोर को लात मारते हुए बोली, ये तुम सब कितने गंदे हो, हटो मेरे रास्ते से। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर मोरों के राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम दोनों बदमाश खुद को राजा बोलकर मेरे साथ धोखा करने की जरूरत की। ना तो तुम्हारी बहन सुंदर है, न तुम्हारी बहन के सुनहरे बाल, और ना ही वह कहीं से भी दयालु है। तो तुम यह सब सोच भी कैसे लिए मैं ऐसी दुष्ट लड़की के साथ शादी करूंगा। क्षमा करे महाराज, लेकिन यकीन करे यह मेरी बहन नहीं है। पहरेदारों, इन दोनों को बता दिया जाए मोरों के राजाओं से झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। इन्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजकुमार सिंड्रेला अपने तोते के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंची। क्षमा करे मोरों के राजा, मैं हूं असली राजकुमारी सिंड्रेला, और वह जो मेरे कपड़ों में है वो मेरी दासी की बेटी है। मोरों का राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी सिंड्रेला ने मोरों के राजा को सब कुछ बताया। पहरेदारों, इस दुष्ट दासी और उसकी बेटी को पकड़ लो और इसको रस्सियों से बांधकर समुंदर में छोड़ दो। यह सुनकर सिंड्रेला मोरों के राजा से बोली, मोरों के राजा, कृपा कर उन्हें माफ कर दे। उन्होंने जो हमारे साथ किया वह बहुत गलत किया, लेकिन उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। फिर भी उन्हें इस तरह समुद्र में ना फेंके। अगर आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मोरों के राजा यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि उनके साथ सच में एक बहुत ही दयालु लड़की से शादी होने जा रही है। जिस दासी और उसकी बेटी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी राजकुमारी सिंड्रेला के दिल में उनके प्रति रहम है। वह मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी सिंड्रेला, न आप तो सिर्फ दिखने में सुंदर हो, बल्कि आपका दिल तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैं आपको बहुत ही अधिक प्रेम करने लगा हूँ। मोरों के राजा ने दुष्ट दासी और उसकी बेटी को माफ कर दिया और वह अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए सिंड्रेला के भाई से माफी मांगी। और फिर बहुत ही धूमधाम से मोरों के राजा और राजकुमारी सिंड्रेला से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई टीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।